शिवा समुद्रम बिगेस्ट वाटरफॉल है इंडिया का, सेकंड बिगेस्ट। उसके बाद में दूसरी पॉइंट है वो ये है कि इस वाटरफॉल से द्वारा जो पावर जनरेट होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, वो मैसूर, बेंगलोर और कोलार गोल्डफील्ड में दिया जाता है। इसके अलावा दुनिया में 71% जो दुनिया है वो पानी से भरी हुई है, बाकी का जो एरिया है वो लैंड एरिया है। इस 71% का 97% यानी कि 97% सॉल्ट वाटर है, खारा पानी है, पीने योग्य नहीं है। 97% के अलावा जो बचता है 3%, वो 3% फ्रेश वाटर है। लेकिन इस फ्रेश वाटर का भी 3/4 हिस्सा यानी कि आपका 75% हिस्सा 3% का आइस के फॉर्म में है। बाकी बचा हुआ 25% हिस्सा ही हमारे पास एज फ्रेश वाटर है, जो कि वाटर के फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, बाकी जो है वो आइस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें पढ़ना है अबाउट लेक्स। लेक्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कैसे होते हैं, वगैरह वगैरह। इंडिया के पास बहुत सारे लेक्स हैं। ज़्यादातर लेक्स परमानेंट हैं, कुछ में पानी सिर्फ रेनी सीजन के दौरान आता है, जैसे कि जो लेक्स हैं जो कि इनलैंड ड्रेनेज के बेसिन है सेमी एरिड रीजन के, वो वाले लेक्स, उनमें रेनी सीजन में पानी आता है। इसके अलावा कुछ लेक्स हैं जो कि ग्लेशियर्स के एक्शंस की वजह से बने हैं, आइस शीट्स के एक्शंस की वजह से बने हैं। बाकी कुछ लेक रिवर एक्शन की वजह से भी बने हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी बने हैं। मियांडरिंग रिवर जो है अक्रॉस द फ्लड प्लेन्स, वो बनाती हैं कट ऑफ्स, जो कि बाद में ऑक्सबो लेक्स बन जाते हैं। मियांडरिंग रिवर होती है, देखिए रिवर शुरू में ऐसे चलती है, फिर ऐसे चलने लगती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब ये जो रिवर ऐसे चल रही है, मान लेते हैं कि ये रिवर जो है ये यहाँ चलते 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 ये इधर, इसको मैं दोबारा ड्रॉ करूँ क्या, नहीं, हम मान लेते हैं कि ये कट करके ऐसे आ जाती है ना, समझ रहे हैं आप, ये ऐसे आ जाती है। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये कट जाता है मेन रिवर में से। अब जो दूसरी रिवर हमारे पास आती है वो ऐसे है, और इसमें ये एक एरिया कट चुका है। अब ये जो कटा हुआ एरिया है यही कहलाता है ऑक्सबो लेक, क्योंकि इसके अंदर पानी है लेकिन ये मेन रिवर से जुड़ा हुआ नहीं है, ये कट गया है। तो ये है मियांडरिंग रिवर, और मियांडरिंग रिवर से कट करके ये बन गया है आपका ऑक्सबो लेक। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो ऑक्सबो लेक बनने के चांसेस होते हैं वो लोअर कोर्स में होते हैं, क्योंकि मियांडरिंग यहाँ सबसे ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में स्पिट्स और बार्स लगून्स बनाते हैं कोस्टल एरियाज़ में, जैसे कि जो चिलिका लेक है, पुलिकट लेक है, कोलेरू लेक है, और लेक्स हैं इनलैंड ड्रेनेज के रीजन में, वो कुछ सीजनल होते हैं। फॉर एग्जांपल जो सांभर लेक है राजस्थान में, जो कि एक सॉल्ट वाटर लेक है, इसका जो वाटर है वो सॉल्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं वो हिमालयन रीजन में हैं, ग्लेशियल ओरिजिन के हैं, और ये तब बनते हैं जब ग्लेशियर्स एक बेसिन डक करते हैं, जो कि बाद में जब स्नो मेल्ट होती है तो उस पानी से वो ग्लेशियर्स का जो डग आउट स्पेस है वो भर जाता है। इसको भी मैं एक फिगर से आपको समझा देती हूँ। जैसे ये पानी है, ये ग्लेशियर के थ्रू नीचे गिर रहा है। अब जब ये नीचे गिर रहा है तो इसका प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है, और यहाँ बन जाता है एक बेसिन, यानी ये जगह जो है वो खाली हो जाती है। खाली होने के बाद अब ये ग्लेशियर, मान लेते हैं ये कोई पेरिनियल रिवर है और यहाँ पानी जो है वो हर वक्त नहीं होगा। अब यहाँ जो ग्लेशियर की वजह से जो ये डग हुआ, इसमें क्या होगा कि जब माउंटेन में से स्नो मेल्ट होकर के पानी आएगा तो ये भर जाएगा और ये बन जाएगा एक लेक। ठीक है, तो ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं हिमालयन रीजन के, वो इसी तरीके से बने हुए हैं, ग्लेशियल ओरिजिन के हैं। इसके अलावा वूलर लेक है जम्मू एंड कश्मीर में, वो टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना है। टेक्टोनिक एक्टिविटी आपको पता होगा कि जो धरती जो है वो प्लेट्स से बनी हुई है, टेक्टोनिक प्लेट्स से, और जब भी टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं तो इससे फॉल्टिंग जैसी कई सारे एक्टिविटीज़ होती हैं, फीचर्स होते हैं, और उनकी वजह से ये वूलर लेक जो है वो बना हुआ है, और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का। ठीक है, दल लेक है, भीमताल है, नैनीताल है, लोकतक है, बारापानी है, कुछ फ्रेश वाटर लेक्स के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा जो डैम्पिंग है रिवर की फॉर द जनरेशन ऑफ, यानी जो डैम बनाए जाते हैं फॉर हाइडल पावर जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, उससे भी लेक्स बन जाते हैं। यानी रिवर के पानी को अगर रोक दिया जाए बांध लगा करके तो वो भी एक लेक की शक्ल ले लेती है, जैसे कि गुरु गोविंद सागर है, जो कि भाखरा नांगल प्रोजेक्ट के द्वारा जो डैम बनाया गया है उसमें जो गुरु गोविंद सागर है वो एक लेक बन चुका है। ठीक है,
लेक्स जो हैं वो ग्रेट वैल्यू के होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए भी, क्योंकि ये रिवर की फ़्लो को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। हैवी रेनफॉल के दौरान ये फ्लडिंग से बचाते हैं, ठीक है, और ड्राई सीजन के दौरान ये पानी को मेंटेन रखने में मदद रखते हैं। लेक्स को आप हाइडल पावर जनरेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, डेवलप करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो मॉडरेट एक तो इससे टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मिलता है, टूरिस्ट लोग बहुत ज़्यादा आते हैं इफ़ यू हैव अ लेक, और आपके जो सराउंडिंग का क्लाइमेट को भी ये मॉडरेट कर देते हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम को मेंटेन रखते हैं, उसके बाद में आपका नेचुरल ब्यूटी को इन्हांस करते हैं और टूरिज़्म को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, रिक्रिएशन यानी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं, रोल्स ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर रिवर का कोई रोल है, तो इसमें मुझे जो 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो रिवर से जो पानी मिलता है वो बेसिक नेचुरल रिसोर्स है और इसको अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। आज भी कई बड़े शहरों में जाने वाला पानी पास की नदियों से आता है, ठीक है, जो कि और कई गांव की तो आज भी पूरा पानी की जो नीड है, जहाँ पर आज इतना अच्छे सिस्टम नहीं पहुँच पाए हैं, वहाँ पर पानी की जो पूरी सप्लाई है वो नदी से ही लोग करते हैं। अपने घर का सारा सामान, जो मतलब कपड़े धोना है, खाना वगैरह पकाना है, वो नदी से ही सारा इंतज़ाम पानी का होता है। जो रिवर्स की बैंक हैं वो एंशियंट टाइम से ही सेटलर्स वहीं आकर के सबसे पहले बसते हैं। जैसे कि अगर हम अपने गंगा प्लेन को देखें या हम अपने इंडस प्लेन को देखें, तो यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन आप जानते हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो क्यों सबसे पुरानी है, क्योंकि वो एक रिवर के पास है, रिवर बैंक पे बसी हुई वो पूरी सभ्यता है, पूरी सिविलाइजेशन है। और अगर आप रिवर्स को इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं तो वो उसका स्पेशल सिग्निफिकेंस होगा। इरिगेशन के लिए यानी अपनी खेत में पानी देने के लिए, नेविगेशन यानी रास्ते के लिए, और हाइड्रो पावर जनरेशन यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम में इतना लिख देंगे तो काफ़ी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, रिवर पॉल्यूशन कैसे कैसे हो रहा है रिवर में आजकल। तो जितना ज़्यादा पानी रिवर से निकाला जाएगा उतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम जो है वो कम होता चला जाएगा। दूसरी चीज़, हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो नदी के अंदर डायरेक्ट छोड़ दिया जाता है बगैर उसको ट्रीट किए हुए, ठीक है। बहुत ज़्यादा कचरा नदी में डाला जा रहा है इंडस्ट्रीज़ का ख़ास तौर से, और इससे क्या होता है, सेल्फ बैलेंसिंग कैपेसिटी जो है रिवर्स की वो ख़राब हो जाती है। इससे मेरा मतलब ये है कि जो आपकी नदी है, जैसे गंगा है, गंगा हर 20 किलोमीटर में अपने अंदर के पोल्यूशन को साफ़ कर सकती है, उसके अंदर ये कुदरत ने उसको ये नेचुरल कैपेबिलिटी दी है। लेकिन बड़े शहरों के हर 20 किलोमीटर तक अगर उसको कोई परेशान ना करे तो वहाँ वो अपनी सफाई कर सकती है। लेकिन जो इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन है और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी वजह से ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि कूड़ा अगर हर 20 किलोमीटर तक कूड़ा ना पड़े तभी तो वो साफ़ करे, लेकिन उसके अंदर तो कूड़ा पड़ ही रहा है, लगातार वेस्ट उसके अंदर जा रहा है, तो इसकी वजह से उसकी सफाई नहीं हो पाती है, और जिसकी वजह से पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है दिन ब दिन। और इसी की वजह से अलग अलग एक्शन प्लान्स को रोज़ इंट्रोड्यूस करना पड़ता है ताकि गंगा की सफाई की जा सके। ओके, एक और टॉपिक है, लास्ट टॉपिक। वैसे तो ये बॉक्स में दे रखा है लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आपको इसको कवर कर लेना चाहिए। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP। अगर सब्जेक्टिव पेपर हुआ तो हो सकता है इस पर क्वेश्चन पूछ लें, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो गंगा एक्शन प्लान जो है GAP फेज़ 1 ये 1985 में शुरू हुआ था। 31 मार्च 2000 में ये ख़त्म हो गया था, यानी इनिशिएटेड इन 1985 एंड एंडेड एट 2000। ओके, अब इसकी जो स्टीयरिंग कमेटी है नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, उसने GAP की प्रोग्रेस को रिव्यू किया, देखा कि GAP कहाँ तक पहुँचा और जो नेसेसरी करेक्शंस थे उसमें किए, और उसके बाद में जो भी एक्सपीरियंसेस उन्होंने फेज़ 1 से गेन किए थे उसको दोबारा उन्होंने लागू किया, और उसके बाद में गंगा एक्शन प्लान फेज़ 2 शुरू होता है और उसको NRCP के साथ मर्ज किया जाता है।
अच्छा, ये ज़्यादातर जितने भी हमारे कंट्री में जो मोस्ट पोल्यूटेड रिवर्स हैं उस पे अप्लाई किया जाता है। जो एक्सपेंडेड एनआरसीपी है अब वो 152 टाउन कवर करता है, 152 टाउन कवर करता है, जो कि ये हाउस शब्द एक्स्ट्रा लिख गया है, इसको काट लेना, टाउन है ये खाली, ठीक है। जो कि 27 इंटरस्टेट रिवर्स हैं जो कि 16 स्टेट्स में लोकेटेड है, यानी 152 टाउन कस्बे जो कि 27 इंटरस्टेट रिवर्स के साइड में है और 16 स्टेट के अंदर ये पूरा मामला है। तो ये जो है, ये जो प्लांट है इसके अंडर में अगर हम देखें तो 215 स्कीम्स काम कर रही हैं फॉर दी रिमूवल ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन अबेटमेंट, है ना। 215 स्कीम्स बनाई गई हैं और अभी तक 69 स्कीम्स को कंप्लीट कर लिया गया है अंडर दिस एक्शन प्लान। एंड इसमें से बहुत सारा मिलियन लीटर्स ऑफ सीवेज, यानी कचरे का 1 मिलियन लीटर निकालने की मतलब इसको टारगेट किया गया है कि इसमें से 1 मिलियन लीटर सीवेज जो है वो लिया जाएगा, उसको इंटरसेप्ट किया जाएगा, उसको डाइवर्ट किया जाएगा और उसको